गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 71। डेट है 23/12/2020। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। हम लोगों ने पिछली बार इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसको कि हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। तो उसके बारे में हमने समझा कि प्राकृतिक कौन से होते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल और मैन मेड कौन से होते हैं। प्राकृतिक मीन्स मैन मेड और नेचुरल। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल एंड मैन मेड मीन्स कृत्रिम। तो ये इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ा। हमने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े कि सबसे नीचे कौन सा ट्रॉफिक लेवल आता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, डिकम्पोजर्स, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जब भी हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो 10% फॉर्मूला चलता है, वो हमने सारा एक्सप्लेन करा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरी पुरानी वीडियो पे जाके, मेरे चैनल पे विशाल छाबड़ा अकेडमी में जाके आप 70 वर्कशीट को क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसकी, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। खाद्य जाल, इसको हम कहते हैं फूड वेब। क्या कहते हैं? खाद्य जाल मीन्स फूड वेब। इसका कहने का मतलब ये होता है, जैसे सपोज अब जैसे घास है, ग्रास है। अब घास को सिर्फ क्या डियर खाता है? नहीं ना, काऊ भी तो खाती है ना, ठीक। और कौन खाता है? ग्रास हॉपर भी खाता है, ठीक। तो एक चीज़ को डिपेंडेंट होने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर हैं। अब सिर्फ डियर को कौन खाता है? ना सिर्फ टाइगर खाएगा, ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है कि लेपर्ड भी खा जाए, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल इंटरलिंक्स होते हैं, उसको हम खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। मतलब जो फूड चेन्स होती हैं उनमें जो फूड चेन्स होती हैं उनमें उनकी लंबाई, मतलब उनकी जो चेन की लंबाई है, और जटिलता मतलब जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आमतौर पर एक जीव 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। मतलब वैसे तो जनरली हम लोग फूड चेन जब बनाते हैं, हमने ये कहते हैं कि भाई मस्किटो को खाया, सपोज लार्वा को खाया, इंसेक्ट ने इंसेक्ट को खाया, फिश ने, तो मतलब हम सिर्फ एक चेन बना के छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। ऑब्वियसली एक जीव जो है वो 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित हो जाते हैं तथा इसलिए जाल बना देते हैं। तो इसलिए ये जाल सा बन जाता है कि भाई इसको इसने भी खाया, इसको इसने भी खाया। तो इस जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं, राइट। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्रकार प्रभावित करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज हो तो वो हमें इफेक्ट करेगा। भाई देखो आजकल सर्दी है, ठीक है, या फॉग है या स्मॉग है, ठीक है, तो वो हमें इफेक्ट करता है। और जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जैसे हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा करते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर को रिलेट करेगा, ठीक है ना। मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। मैंने पहले ही बोला, जैसे पॉल्यूशन है, वन उन्मूलन मतलब जो हमने फॉरेस्ट को हटा दिया तो समस्याएं होती हैं ना पैदा। हम 2 प्रमुख पर्यावरण की समस्याओं पर अध्ययन करेंगे, ओजोन परत का ह्रास तथा कचरा निपटारा। तो हम लोगों ने जो आज पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो O3 लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है, अगर वो डिप्लीट होती है, उसका ह्रास होता है तो क्या होता है। और कचरा निपटारा मतलब जो ये जो होता है कचरा मीन्स जो गार्बेज होता है, उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है ना। इस कार्यपत्र में हम ओजोन परत के ह्रास पर अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम पहले स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर बेटा सबको मालूम है, ये O3 लेयर होती है। O2 में जब UV विकिरण होता है, अभी बताते हूँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी रक्षा परत है जो कि हानिकारक UV किरणों से हम लोगों को बचाती है, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, इतना सबको पता है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। मतलब आपकी जो हमारी एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स होती हैं उसमें एक लेयर होती है समताप मंडल, तो वहाँ पर ओजोन परत होती है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो बहुत एनर्जेटिक वाली होती हैं। वो ऑक्सीजन अणु को, O2 को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देती हैं। O2 जो है वो किस में डिवाइड हो गया? O+O में।
ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन अणु बनाते हैं। मतलब O2 जो है वो अगर एक ऑक्सीजन के साथ मिले तो हमारे पास O3 लेयर बनती है, राइट। 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर हमारे पास O3 बनाते हैं। ओजोन परत के जो ह्रास होता है, मतलब जो उसका डिप्लीशन होती है, खराब जो हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं? पहला रीज़न ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे फ्रिज में यूज़ होते हैं, जो स्प्रेज में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सब जो हैं वो ओजोन परत को ख़राब करते हैं, उसके अंदर छेद पैदा कर देते हैं, ठीक है। ये जो छेद हो जाते हैं तो जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं अर्थ पर, और अर्थ के फ्लोरा और फौना, मतलब जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, और उनको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे कि UNEP कहा जाता है, उसमें सभी देशों में सहमति बनी कि CFC के स्तर को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए। मतलब उसका एक लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा वो बढ़ गया CFC के अगर हमने कंट्रोल नहीं करा तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा असर पृथ्वी पे दिखाई देगा, ठीक है। पूरे विश्व में अब सभी AC तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी फ्रिज वाली और सभी ऐसी जिसमें कि ओजोन लेयर की, मतलब जिसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं, उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि उनको जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाएं वो CFC मुक्त हों। CFC का फॉर्मूला, फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये CFC ना हो, जिसकी वजह से हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी पृथ्वी को इफेक्ट ना करे। तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओजोन क्या है तथा हमारे लिए कैसे उपयोगी है? ओजोन एक लेयर है, बेसिकली इसका फॉर्मूला O3 है। ये एक ऐसी परत है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोगों को बचाती है। CFC का तथा UNEP का फुल फॉर्म लिखना है तो ये आप देखिएगा। CFC का क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विकिरण अवशोषित किए जाते हैं, वो उन्हीं को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो ओजोन का निर्माण ऐसे होता है कि O2 जो है वो ऐसे खंडित होती है, और O2 के साथ जब O मिलती है तो O3 लेयर बनती है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। फिर भी एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे एंड यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।